विद्यार्थियों, पर्याप्त रिवीजन वर्क आपका हो चुका है। अब हम अपने पाठ्यक्रम को आगे गति देते हैं। सीबीएसई ने भी पाठ्यक्रम संशोधित करके प्रस्तुत कर दिया है, जो हम आपको भेज चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है, उसका 5वां पाठ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है। ये 2 कविताएं इस पाठ के अंतर्गत दी गई हैं। तो इस पाठ को हम काव्यकीट दिव्यदीप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं इस काव्य के कवि का परिचय। छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे कवि हुए हैं। इनका वास्तविक नाम जो था वो था सूर्य कुमार। इनका सूर्य कुमार वास्तविक नाम था। ये मूल रूप से, इनके जो पूर्वज थे, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गढ़कोला नामक गांव के मूल निवासी थे। परंतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो इसके कवि हैं, पाठ के कवि, इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक गांव में हुआ था। और बचपन में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी पत्नी मनोहरा देवी अत्यंत विदुषी महिला थी। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने साहित्य और संगीत में रुचि लेने प्रारंभ किया। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब दुनिया से विदा होते चले गए। अंत में उनकी विवाहिता पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को पूरी तरह झकझोर दिया और उन्होंने एक रचना की, सरोज स्मृति। वो सरोज स्मृति में निराला को बिल्कुल परिवर्तित रूप में देखा जाता है। वो छायावाद से प्रयोगवाद की तरफ अग्रसरित हो गए थे। प्रगतिवादी स्वर उनकी कविता में देखने को मिलता है। प्रकृति प्रेमी थे वो। भारतीय कृषक जीवन से उनका लगाव था क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि गांव की थी। उनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य कृतियां देखिए, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना आदि। उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, चोटी की पकड़ आदि। कहानियां मुकुल की बीवी, मतलब सुकुल की बीवी और लिली, ये आधुनिक काल में छायावादी कवि कहलाए जाते हैं। छायावादी कवि में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु प्रगतिवाद में भी इनका
कोई जवाब नहीं। अक्खड़ स्वभाव के धनी निराला, इनकी काव्य प्रतिमा अद्भुत थी। छायावाद से प्रगतिवाद में उनकी विवाहिता पुत्री सरोज की मृत्यु का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने उनके द्वारा लिखी गई 2 कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में नंबर उत्साह। उत्साह को हम काव्य गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इन बिंदुओं में आह्वान गीत है, क्रांति दूत बादल को माना गया है, बादल की मनोहार है, गर्मी का वर्णन, व्याकुल मन, प्यासी धरती, सूखी प्रकृति। निराला की कविता उत्साह में दार्शनिकता, क्रांति, विद्रोह, प्रेम की सहजता तथा प्रकृति के विराट स्वरूप का चित्रण है। आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित इनकी उत्साह नामक कविता बादल को संबोधित कर एक आह्वान गीत। इस कविता में बादल को एक पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरी करने वाला माना। देखिए यहां पर कवि क्या करता है, बादल को एक ओर तो पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा यानी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना है, तो वहीं दूसरी ओर नई कल्पना देने वाला, नए अंकुर को जीवन देने वाला, विप्लव, विध्वंस और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी बताया। कितनी विषमता है। बादल क्या है? कवि के अनुसार बादल क्या है? बादल पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छा को पूरी करने वाला, बरस करके उनकी इच्छा पूरी करता है। बादल क्या है? नई कल्पना। बादल आएंगे, बारिश होगी, नई फसल, नए अंकुर को जीवन मिलेगा। नए अंकुर के लिए विप्लव का रूप भी बताया गया है कि नया अंकुर जब फूटता है और बादल से बरसात होती है तो वो अंकुर वहीं नष्ट हो जाता है। विध्वंस और क्रांति की चेतना को जगाने वाला भी बादल को बताया। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों की व्यंजना हुई है। ये आपके उत्साह कविता है, उसका एक काव्य गीत देखिए आप। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, बादल गरजो। ये कहा, इसका मतलब बादल गरजो, कवि आह्वान कर रहा है। कवि बादल के गर्जना में नव चेतना और सृजनात्मकता का के उत्साह का स्वर सुनता है, इसलिए वो बादल को गरजने का आग्रह करता है, गरजने के लिए कहता है कि आप गरजो, हे बादल आप गरजो, तुम गरज गरज करके घेर घेर घोर गगन धराधर हो, तुम गरज गरज करके सारे विस्तृत आकार में छा जाओ, धराधर हो, घोर गगन गगन में छा जाओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले,
सुंदर काले घुंघराले केसों जैसे, उपमा अलंकार, केसों जैसे रूप वाले बालकों के जैसे बादल, यहां भी तुम गरजो। बादल कैसे है, कैसा बताया बादल को, सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले बालों जैसे हैं। घुंघराले बालों से युक्त जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उन बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना के रूप में इन बादलों को कवि ने यहां प्रस्तुत किया है और कहा है कि हे बादल तुम गरजो, तुम एक कवि के समान, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, तुम एक कवि के समान, हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण, जैसे कवि के हृदय में बिजली की तड़क चमक का उत्साह रहता है, उसी प्रकार का उत्साह हे बादल तुम में समाहित है। तुम संसार में नए जीवन, वज्र छिपा नूतन नवजीवन वाले, विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले, तुम नवजीवन वाले हो, तुम संसार में नए जीवन को संचार करने वाले हो। क्योंकि जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो हमें गर्मी से आराम मिलता है, नया जीवन का संचार होता है, नए उत्साह के साथ किसान खेतों में जाते हैं, नई फसल का को सृजित करने का प्रयास करते हैं, तो नए जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, अपनी वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो। बादलों में वज्र के समान विध्वंस करने की भी क्षमता है। अगर बादल जब फट जाता है वहां त्राही त्राही, बद्रीनाथ केदारनाथ पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, तो बादल में विध्वंसक शक्ति है। तो कवि कह रहा है अपनी वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो। नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता को फिर मेरे हृदय में जन्म दो। उस कविता के लिए मेरे हृदय में कल्पना को साकार करो। हे बादल तुम गरजते रहो, हे बादल तुम गरजो। देखिए यहां पर घेर घेर घोर गगन में घाव वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित में ला वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। काले घुंघराले ले ले ला वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले, यहां उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की छटा व्याप्त है इसमें। घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश है, ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश की आह्वान गीत है। कवि आह्वान कर रहा है बादल गरजो, घेर घेर गगन धराधर हो। यहां पर मानवीकरण की छटा व्याप्त है। ये उत्साह कविता। दूसरा देखिए, विकल विकल उन्मन ते उन्मन, विकल विकल उन्मन ते उन्मन, विश्व के निनाद के सकल जन, विश्व के निनाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन ते उन्मन, विश्व के निनाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो, बादल गरजो, बादल गरजो। बादलों का आह्वान करते हुए कवि फिर कहता है कि आप गरजो। कवि कहता है कि समस्त संसार में चारों तरफ ग्रीष्म की तपन से लोग व्याकुल हैं, विकल हैं, उन्मत्त हैं। लोगों के मन उछते हुए हैं, उछट
भटक रहे हैं, वे अनमने हैं। विश्व के निधाद के सकल जन, इस संसार के सभी लोग गर्मी से व्याकुल हैं। ग्रीष्म की तपन को दूर करने के संदर्भ में कभी बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, इतना गरजो और बरसो कि प्रतिपल बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन अनमने, उद्विग्न व बेचैन हैं। जिनको शीतलता मिले, जिनको मन को शांति मिले, समस्त संसार आपकी शीतलता से तृप्त हो जाए, पूरे संसार में शीतलता व्याप्त हो जाए, ऐसा कर दो। बरस करके इस गर्मी को शांत कर दो। ऐसे भीषण समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तृप्ति पृथ्वी को, गर्मी से तपती हुई पृथ्वी को बरसकर शीतल कर दो, शीतलता प्रदान कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस तप्त धरा यानी तपी हुई, तपती हुई धरती को अपने जल के प्रभाव से शीतल कर दो। कहां से? अज्ञात दिशा से, अनंत दिशाओं से आकर के, चारों दसों दिशाओं से एकत्रित होकर के आकर के आप इस धरती के ऊपर इतना बरसो कि इस धरती की जो तपन है, ग्रीष्म ऋतु की जो तीव्रता है, वो शांत हो जाए। हे बादल, तुम इतना बरसो कि दुखी जन को सुखी रूपी, सुख रूपी शीतलता प्रदान करो। गर्मी से जो दुखी है उनको शीतल करके, ठंडा करके, शांत करके सुख प्रदान करो। अब देखिए गर्मी की व्याकुलता, गर्मी की व्याकुलता के संदर्भ में बिहारी ने भी एक कहा है, इतनी व्याकुल गर्मी की व्याकुलता कम नहीं होती। कहलाने एकत बसत कहे मयूर, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबार, जगत तपोवंशों कियो तीरथ दाद निदान। इस संसार को तपोवन की भांति कर दिया है किसने? इस तपती हुई गर्मी में, जहां पर इस गर्मी से व्याकुल होकर के शीतलता पाने के लिए एक वृक्ष के रूप में नीचे परंपरागत जो शत्रु हैं, अहि मयूर, सर्प और मोर, मृग और बाघ, हिरण और शेर एक साथ बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं। ऐसी छटा इस भीषण गर्मी ने इस संसार की कर दी है। ये संसार एक तपोवन की ऐसी भीषण व्यक्ति से व्याकुलता को प्रदर्शित किया है बिहारी ने। यहां भी कवि निराला ने भीषण गर्मी की व्याकुलता को पसंद किया है। लोगों के मन व्याकुल हैं, प्यासी धरती है, प्रकृति सूख रही है, बादल के बरसने से इन सब का समाधान होगा। ये कवि ने यहां पर संदेश दिया। विकल विकल पुनरुक्ति प्रकाश की छटा है। उन्मन उन्थे उन्मन अनुप्रास अलंकार की छटा है। उत्साह गीत है, आह्वान गीत है, उत्साह है। जब गीत का ही नाम उत्साह है तो स्वाभाविक है कि रस के रूप में यहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। जहां उत्साह नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है, वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो वीर रस से ओतप्रोत ये कविता है उत्साह। अगला आती है अट नहीं रही। मतलब अटना माने समाना, समा नहीं रही है। यह कविता फागुन मास के मादक वातावरण को प्रकट करती है। जैसे फागुन सुहाना मौसम होता है, बसंत ऋतु होती है, रंग बिरंगा मौसम आ जाता है, होली का मौसम होता है। तो फागुन के मादक वातावरण को यह कविता प्रकट करती है। अट नहीं रही, दिव्य दीप के माध्यम से क्लियर किया गया। फागुन की मादकता, प्रकृति सौंदर्य की पराकाष्ठा। कवि ने फागुन के इस मादक स्वरूप को अनगिनत संदर्भों में ग्रहण किया है। फागुन में मादक सौंदर्य को देखकर मन स्वतः ही उल्लास से भर जाता है।
कवि को लगता है कि जैसे फागुन मास में ही चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार का सहारा लिया है। इस मानवीकरण अलंकार के माध्यम से कवि ने फाल्गुन मास में चेतना के रंग को भर दिया है। फाल्गुन मास सांस ले रहा है, सांस लेने से ही चारों तरफ सुगंधी फैल जाती है। सांस लेना मानवीकरण है। वही सुगंधी पंख लगाकर आकाश में उड़ जाती है। वृक्षों में नवीन पत्ते उगाए हैं। कहीं कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध से ओतप्रोत माला पड़ी हुई, अर्थात सुगंधित फूल खिल गए हैं। प्रकृति की सौंदर्य राशि चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा भाव अट नहीं रही कविता के माध्यम से महाकवि निराला प्रस्तुत करते हैं। देखिए कविता का अंश हम देखते हैं। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, हट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर्मे, कहीं हरी कहीं लाल, नहीं सॉरी, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है। ये बसंत ऋतु के आने का स्वागत यहाँ करूंगा। तो कवि ने इस माध्यम से फागुन मास की जो शोभा है, प्राकृतिक शोभा है, उसका वर्णन किया है कि प्राकृतिक छटा इतनी व्याप्त है कि इस पृथ्वी पर समा नहीं रही है, छलक छलक के। कवि बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि फागुन मास का ये असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविधता लिए हुए है और व्यापक है कि वे आंखों में समा नहीं पा रहा, वे आंखों में समा नहीं पा रहा है। लगता है कि प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ये कांति में शोभा बाहर निकल पड़ी है। यानी प्राकृतिक शरीर, प्रकृति के शरीर, मानवीकरण कर दिया है, तो शरीर में समाने वाली ये कांति में जो प्राकृतिक शोभा है वो उस प्रकृति में समा नहीं पा रही है, बाहर निकल निकल के पड़ रही है, छलक छलक पड़ रही है। आबा फागुन कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन की सुगंधित वायु का एक एक झोंका घर घर की को मादक गंध से भर देता है, अपनी सुगंध से भर देता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, घर को भर दे। सुगंधित वातावरण से पवन की मंदी मंदी जो हवा चल रही है, उस सुगंधित हवा से घर का वातावरण महका हुआ है, पूरे घर घर में उसकी सुगंध
बासंती मस्ती से उड़ान भरते हुए, बासंती बसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाली मस्ती, बासंती मतलब बसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाली मस्ती से परिपूर्ण होकर के जो पशु पक्षी हैं वो आकाश में उड़ान भर रहे हैं। तो सारा आकाश कैसा हो गया है? पंखमय हो गया है। सारे आकाश में पक्षी विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हैं। आंख हटाता हूं, हट नहीं रही है। ऐसी प्राकृतिक दशा से मैं अपनी दृष्टि हटाता हूं। ऐसे प्राकृतिक दृश्य से मैं अपनी दृष्टि हटाता हूं तो वो दृष्टि हट नहीं रही है। प्राकृतिक शोभा मेरी दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं हटाने की कोशिश करता हूं परंतु हट नहीं। फागुन की शोभा इतनी आकर्षक है कि उस पर से दृष्टि हटाए नहीं हट रही। कहीं हरे और लाल पत्तियों की डाली लगी हुई, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल पत्तों से। नहीं कोपलें आ गई हैं, कोपलें लाल लाल। तो जो पेड़ों की डालियां हैं वो नए कोपल से, लाल पत्तों से और हरे पत्तों से लदी हुई है। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पा, और कहीं कहीं मंद मंद खुशबू बिखेरने वाले, सुगंध बिखेरने वाले, गंध बिखेरने वाले फूल खिले हुए। फूलों का समूह इस तरह खिला हुआ है, ऐसे जैसे लग रहा है कि मानो प्रकृति रूपी सुंदरी के गले में फूलों का हार पहना दिया गया हो, फूलों की माला पहना दी गई है। उस प्रकृति रूपी सुंदरी को फूलों से सुसज्जित कर दिया गया हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फागुनी प्राकृतिक शोभा ने, फागुन मास में प्राकृतिक शोभा ने हर स्थान को इतनी सुंदरता दे डाली है कि वो सुंदरता वहां उस प्राकृतिक स्थल पे समा नहीं पा रही है, सट नहीं पा रही है, पट नहीं पा रही है। इतनी प्राकृतिक शोभा है कि वो इस प्राकृतिक वातावरण में समा नहीं पा रही है। पूरा पटा हुआ है, लबालब प्राकृतिक सुंदरता से वातावरण भरा हुआ है। ये कवि या बसंत ऋतु नहीं रही है में हा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार है। घर घर भर पर कर में रावण की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। घर घर पर पाठ पाठ पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। आंख हटाता हूं पर हट नहीं रही है, विशेषोक्ति अलंकार। हाथ आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, विशेष। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मानवीकरण अलंकार। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। मैं समझता हूं कविता का पूरा सार आपको अच्छी तरह से उसका भाव, उसका अर्थ समझ में आ गया होगा। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल हो। थैंक यू।